नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सोमवार का सत्र, हमारे साथ 3 नए मेहमान कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उनसे बातचीत होगी कि इस पूरे हफ्ते कैसे ट्रेड करना है। पहले मार्केट का हाल, 37 अंकों की बढ़त निफ्टी 50 पर इस समय देखने को मिल रही है। शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ हुई, लेकिन अब धीरे धीरे करके चाल बाजार की बेहतर होती हुई 24,916 दरअसल आज का डे हाई था। देखते हैं उस रेंज में ट्रेड कितने समय में लौटता हुआ दिखाई देता है। इस बीच निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर निफ्टी करीब 40.2 पर है। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर, 170 अंकों का इजाफा इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिड कैप्स हालांकि थोड़े से बैकफुट पर, आधे % का नुकसान, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको थोड़ा सा फीका दिखाई देगा। गिरने वाले शेयरों की संख्या जाहिर तौर पर ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उससे एक अंदाजा मिलेगा कि कहां से सपोर्ट आया है। तो आज बैंकिंग काउंटर्स में ICICI और HDFC बैंक दोनों ही दरअसल साथ दे रहे हैं। वहीं ITC और इन्फोसिस में भी खरीदारी देखने को मिली है। ONGC, टाटा मोटर्स, NTPC, हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ बिकवाली का दबाव बना हुआ है। ये आपके लिए इस समय की ताज़ा स्थिति मार्केट की। डे लो से हालांकि इस बीच आप देखिएगा सेंसेक्स में भी रिकवरी बनती दिखाई दे रही है, तो कोशिश मार्केट ज़रूर कर रहा है कि अपनी चाल को सुधारे। अब ऐसे में हमारे साथ 3 मेहमान इस हफ्ते जुड़ने वाले हैं, उनसे डिटेल में बातचीत होगी। उनसे मुलाकात पहले कर लेते हैं। रूपक डे, साथ ही साथ ओम मेहरा और देवांग शाह हमारा साथ दे रहे हैं इस हफ्ते। पहली दफ़ा दरअसल देवांग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किन लेवल्स पर नजरें हैं निफ्टी या निफ्टी बैंक में? वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमने देखा है कि एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी देखने मिली है, तो पॉसिबल है कि सपोर्ट मार्केट अराउंड सपोर्ट ले रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर का जो सपोर्ट है 24,750 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। पॉसिबल ये सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अपसाइड अराउंड 25,100 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर सपोर्ट ना है 50,500 एंड रेजिस्टेंस 51,200। तो ये रेंज में हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑल्सो। ओके, तो थोड़ा सा दायरेबंद कारोबार। ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अगर इंडेक्स रेंज बाउंड है, स्टॉक स्पेसिफिक्स में बिग बॉयज या मिड कैप्स, किस पर ज्यादा जोर? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी और गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हमने देखा था शार्प कट फ्राइडे को, और आज मार्केट ने कंटिन्यू भी किया वहाँ पे थोड़े से नीचे के साथ, बट इनफैक्ट काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। और हम यहाँ पे मार्केट ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे रिकवरी मूड पे हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है, मोस्टली मिड कैप। तो मेरा प्रेफरेबल विक्स अभी आज के लिए मिड कैप से सेलेक्टिव रहेगा। कैप्स पर फोकस ओम का रहेगा। रूपक, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? कुछ क्या वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो नीचे निफ्टी लो बनाया था वो रिसेंट चार्ट में एक कंसोलिडेशन, एक रेंज था, छोटा कंसोलिडेशन रेंज था। उस रेंज के आसपास सपोर्ट मिला निफ्टी को, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 150-200 पॉइंट का रैली दे सकता है। तो फोकस रहेगा लॉन्ग साइड के ट्रेड में। मिड एंड लार्ज कैप में फोकस रहेगा, स्मॉल कैप थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा सा आप संभल कर रहेंगे, लेकिन लार्ज कैप्स पर फोकस। IT ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहा है, फार्मा सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा रूपक? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा DLF में। स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया था कल का दिन, बट आज रिक्लेम कर लिया 200 डेज मूविंग एवरेज को। तो शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी दिख सकता है टुवर्ड्स 870, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 814 पे। 814 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट आपका 870 का रहेगा। DLF इस समय करीब 2% के गेन्स दिखाता हुआ। चलिए, ये है रूपक का ट्रेड। देवांग, आपका ट्रेड? यहाँ फर्स्ट ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है काफी, एक हमने देखा है मोमेंटम देखने मिला है, स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अपने 1140, टारगेट है 1310। 1310 के लिए तेजी का ट्रेड, 1440 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस स्टॉक वैसे 4% ऊपर है, तेजी का वैसे भी खिलाड़ी है ये, और अब 1310 तक पहुंच सकता है। ओम, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे बर्जर पेंट पे।
काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आई मीन स्टॉक काफ़ी हायर हायर का पोजीशन के ऊपर लेते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे 600 के ऊपर से यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, 600 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है और करंट भाव से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 602 के आसपास चलते हुए यहाँ पे हम इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 635 640 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 585 का। 585 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी का ट्रेड लेंगे। बर्जर पेंट्स 635 आपका पहला टारगेट है, उसे पार करता है तो 640 जाहिर तौर पर वो अगला टारगेट उभर कर आएगा, तो यहाँ पर एक मौका बन रहा है। ओम, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे आप? जी, मेरा दूसरा ट्रेड होगा एयू बैंक पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था वीकली बेसिस पे और एयू बैंक आज मार्केट जब करेक्शन में जब यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक जो मोस्टली सॉरी बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक पोजीशन हाई के ऊपर देखें तो एयू बैंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक 710 के ऊपर के लेवल से सर्वाइव कर रहा है। तो 711 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 696 का और टारगेट रखेंगे 745 का। 745 के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.1% ऊपर ये कारोबार में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड। देवांग, आपका सौदा क्या रहेगा? स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस काफी एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना है, सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया स्टॉक ने। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना 1885, टारगेट है 2015। 2015 के लिए एक मौका तेजी का। वैसे भी आज इंश्योरेंस कंपनियां फॉरफ्रंट पर रहेंगी जीएसटी की बैठक में। इंश्योरेंस पर जीएसटी में कटौती की बात, एक प्रपोजल है, उस पर विचार होता हुआ दिखाई देगा, तो इंश्योरेंस प्ले वैसे फोकस में। 2015 का टारगेट 1885 का स्टॉप लॉस। रूपक, बताइए आपका दूसरा ट्रेड। मेरा 2 ट्रेड ओम ने ले लिया, तो मेरा 2 ट्रेड था बर्जर पेंट और एयू बैंक, दोनों ही ओम दे दिया। तो मैं अभी मेरे पास एक स्टॉक है ईपीएल, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 296 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 256। 256 का स्टॉप लॉस ईपीएल पर, और आप कह रहे 290 तक जाएगा? जी हाँ, 290 के ऊपर का टारगेट, 4.5% ऊपर है। आपका किसी और ने ट्रेड ले लिया, यानी कि ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक, तो कंसेंसस बन रहा है कि बर्जर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे ट्रेड्स जोर पकड़ेंगे। चलिए, तो 2 ट्रेड्स आ चुके हैं। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी का इरादा क्या है? ऑफ कोर्स इसमें एक लार्ज हिस्सा ओएफएस का है, फ्रेश इशू भी आने वाला है। देश की दूसरी बड़ी अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिस्टिंग के लिए आ रही है तो मैनेजमेंट से बात करना ज़रूरी है। तो कंपनी के एमडी हमारे साथ जुड़ेंगे, अतुल जैन साहब, इस ब्रेक के ठीक बाद। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस करते हैं बजाज हाउसिंग पर। कंपनी का आज से इशू खुल गया है। मैं आपको फटाफट से वो डिटेल्स पहले बता दूं। लगभग 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। इशू का प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच है। इसमें 3,560 रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी 3,000 करोड़ एक ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी अतुल जैन जुड़ गए हैं। अतुल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़े समय से बातचीत हो भी रही थी कि बजाज हाउसिंग दरअसल अपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है, एंड नाउ यू फाइनली हिटिंग द मार्केट। सर, वेरी क्विकली मुझे बताइए, क्या प्रमुख वजह रही है? वो आरबीआई के गाइडलाइंस जहां पर अपर लेयर एनबीएफसीज को लिस्ट करने की जरूरत है, उसे मीट करना चाह रहे हैं, या फिर आपको लगा मार्केट में आईपीओस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो लगे हाथ ये भी गोल अचीव कर लिया जाए? हर्षिता जी, जो कारण पहले प्राइमरी कारण है, अगर आपने हमारा साइज देखा है, हमारा अभी हमने एक महसूस किया कि अभी कंपनी, क्योंकि आज तक जो रहती रही है लाइबिलिटी साइड में, तो हम पेरेंट के अलावा अलग से बोरो करते रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में रहा जो लेंडिंग साइड में, लेकिन कैपिटल साइड में अभी तक पिछले 7 साल में, क्योंकि हमने 7 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था और 7 साल के अंदर में 97,000 करोड़ का करीब बैलेंस शीट बनाया, तो सारी कैपिटल नीड प्राइमरीली बजाज फाइनेंस जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वहां से हम राइट्स इश्यू करके पैसा ले रहे थे, और करीब करीब हर दूसरे साल हमारे को राइट्स इश्यू करके हमको क्यों ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए था वो भर रहे। अभी कंपनी का साइज उस अमाउंट पे आ गया था जहां हमने सोचा कि ये अब राइट साइज है कि जहां मार्केट पे जा सकते हैं और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने आप ही बन सकती है, ताकि जो कैपिटल का सोर्सेज है वो भी डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि अभी तक का कैपिटल का सोर्स सिर्फ हमारी पेरेंट कंपनी से था।
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपने गाइडलाइंस की बात की, यस, उससे शायद हमारे को नज मिला जब 2022 में गाइडलाइंस आया कि हमारे जो भी अपर लेयर कंपनीज हैं उनको सितंबर 2025 तक लिस्ट होना है। लेकिन अगर वही कारण होता तो हम शायद अभी 1 साल अभी वेट करते। उससे थॉट प्रोसेस नज हुआ था, क्योंकि जो गाइडलाइंस की वजह से थॉट प्रोसेस नज हुआ था। और लेकिन अभी जो मार्केट में आने का डिसीजन है वो मार्केट में आने का डिसीजन है। हमारे को लगा कि ये साइज के ऊपर में अभी जी। कैपिटल का सोर्सेस भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ओके अतुल जी, 97,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपने 7 सालों में बिल्ड किया है। मुझे अगर एक ब्रेकअप दे सके, इसमें से कितने सैलरी क्लास को लोन्स जाते हैं, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन्स जाते हैं, क्योंकि ये 2 बकेट्स में आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। आप होम लोन्स देते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट को लोन देते हैं, डेवलपर लोन्स देते हैं, लेकिन अगर एक अंदाजा दे सके कि आपका कोर कस्टमर बेस कहाँ पर है और कौन है? हर्षिता जी, देखिए, चारों मार्केट जो चारों प्रोडक्ट सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, चारों का कस्टमर बेस अलग अलग है। आपने होम लोन की बात की, तो होम लोन में हमारा जो बेस है वो लार्जली सैलरीड है। करीब करीब 86-87% जो कस्टमर बेस है हमारा वो सैलरीड बेस है होम लोन में। जो बैलेंस शीट 31 मार्च को करीब करीब 53,000 करोड़ का जो बैलेंस शीट था आउट ऑफ 91,000 करोड़, उसमें से 86-87% बेस सैलरीड है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डोमिनेंट बेस सेल्फ एम्प्लॉयड का रहता है, और जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है या जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो बाय नेचर ही कॉर्पोरेट या आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही कह सकते हैं। तो ये मिक्स रहता है, दोनों तरफ का मिक्स रहता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है जिस सेगमेंट को हम कहते हैं कि इसी सेगमेंट को लोन देना है। सारे सेगमेंट में है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग समय में वेटेज थोड़ा अलग रहता है। जैसे होम लोन में वेटेज थोड़ा सैलरीड पे ज्यादा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में वेटेज सेल्फ एम्प्लॉयड पे ज्यादा है। होम लोन सेगमेंट की मैं बात थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाहूंगी। आपकी एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स क्या रहेगी? और मैं होम लोन्स पर इसीलिए कंसंट्रेट कर रही हूँ अतुल जी, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा बुल रन देखी है रियल एस्टेट में। डिमांड काफी अच्छी है, आए दिन हम देख रहे हैं बड़ी प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज मिनटों में बिक जाती है। तो अगर एक सेंस दे सके कि किस तरह की डिमांड ऑन द अदर साइड, कस्टमर साइड से आई है, एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स क्या है जो आप लोग सर्विस करते हैं? हर्षद जी, हमारा जो एवरेज टिकट साइज होम लोन का है वो 46 लाख रुपए का है। 46 लाख रुपीज हमारा एवरेज टिकट साइज है। लार्जली होम लोन अगर आप देखते हैं तो हमारे जो होम लोन होते हैं वो 20-25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के बीच की रेंज के होते हैं। जो आप लग्जरी प्रॉपर्टी की सेल की बात कर रहे हैं मार्केट में, यस, प्रॉपर्टी सेल है, लेकिन वो सेगमेंट थोड़ा होम लोन के सेगमेंट के साथ में बहुत ज्यादा टैली, क्योंकि होम लोन जो सेगमेंट है वो जनरली बीच का सेगमेंट रहता है, या जो कस्टमर्स का जो अपना एस्पिरेशन घर बनाने का है, या साइलेंट कस्टमर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है। जो बहुत ज्यादा सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी होती है उसमें थोड़ा होम लोन का पेनिट्रेशन कम रहता है, और हमारी वहां मौजूदगी भी कम है। हमारी मौजूदगी थोड़ा सेंटर ऑफ मार्केट में ज्यादा है। जो आप कहिए कि करीब करीब 30-35 लाख से लेके 2 करोड़ के जो मकान हैं जो बिकते हैं वहां है, लेकिन मार्केट वहां अच्छा है, वहां भी अच्छा है मार्केट, डिमांड अच्छा रहा है मार्केट का पीछे में, तो वहां भी सेल्स अच्छी है। मैं एक चीज देख रही थी, आपकी 3 स्टेट से 70% कंट्रीब्यूशन आता है AUMs में। यहाँ पर किसी तरह की कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है क्या अतुल जी? हर्षदा जी, जो हमारी मार्केट, क्योंकि हमारा अगर जो डोमिनेंट पोर्शन है बुक का, अगर आप होम लोन में भी देखें तो हमने जैसा कहा कि हमारा जो सैलरीड या थोड़ा प्राइम सेगमेंट की तरफ वेटेज बुक का ज्यादा है कंपेयर टू, अगर आप दूसरा सेगमेंट जो नॉन प्राइम की बात करें या अफोर्डेबल की बात करें, वहां के कंपैरेटिवली हमारा जो वेटेज है वो प्राइम सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या डेवलपर फाइनेंस है वो तो प्योर अगेन मेन जो बड़ी 8-10 मार्केट है हिंदुस्तान की, उन्हीं पे रहता है। तो जो मार्केट का जैसा कॉम्पोजिशन है और जो वैल्यू वाइज जो कॉम्पोजिशन है वो टॉप 6 टॉप 8 मार्केट प्राइम सेगमेंट में काफी बड़ा वेट रखते हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट का मिक्स है वो भी उसी तरीके से, ये जो 3 स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं वो फिर उसके अंदर बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद आता है, हर्षदा जी, जो यानी कि इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। तो हमारा भी जो बुक है उसी सब का रिफ्लेक्शन है जैसा मार्केट। तो आगे चलकर क्या यहाँ पर मार्केट और एक्सपैंड होगा, क्योंकि डिमांड दूसरे मैं मिनी मेट्रोज कहूंगी वहां से भी बढ़ रही है, रूरल एरियाज में भी डिमांड बढ़ने लगी है। किस तरह का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है आपके मार्केट में इन अलग अलग रीजन्स में, अगर एक उसका अंदाजा दे सके वेरी क्विकली? सो हर्षदा जी, अभी हम 174 लोकेशन में है, अर्बन और रूरल मिला के। डोमिनेंट तो आपको तभी वो 4 सिटी दिखा, बड़ा सिटी 4 सिटी, या वही कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी हम रूरल मार्केट्स में भी हैं और सेमी अर्बन में भी हैं। और जैसे जैसे आगे जाएंगे डिमांड के हिसाब से और मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि
पूरे ही देश के अंदर में होम लोन की डिमांड बढ़ रही है। धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जियो एक्सपेंशन करते जाएंगे, जहां मार्केट है वहां हम जाते जाएंगे। मेरा फाइनल क्वेश्चन से आपके मार्जिन्स पर रहेगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉस्पेक्टस पढ़ रही थी। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हमने देखा है थोड़े से मार्जिन्स दबाव में रहे हैं। क्या ये प्राइमरीली कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से है? एंड नाउ दैट यू हैव एक्सेस टू दिस कैपिटल रेज, क्या एक ट्रैजेक्टरी और बेहतर होने के आसार हैं? हर्षदा जी, दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, दोनों चीजों को हम अलग रखेंगे। कैपिटल रेज एक अलग सोर्स ऑफ फंड है फॉर कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन, उससे कॉस्ट ऑफ फंड से कोई ज्यादा लिंकेज नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका मार्जिन, क्योंकि अगर कैपिटल थोड़ी एक्सेस है तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर स्प्रेड्स के अंदर में आपको उसके हिसाब से कोई कैपिटल से फर्क नहीं आता कि आपने प्राइवेट कैपिटल लिया राइट्स इश्यू के थ्रू में या आपने पब्लिक कैपिटल लिया। लेकिन जो आपने मार्जिन कंप्रेशन की बात की पिछले 2 साल के अंदर में, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन था। अगर FY 24 में अगर आखिरी में आकर जो मार्जिन देखिए, वो मार्जिन सेम थे जो 22 में थे। सी, हमारा जो बैलेंस शीट है, जो एसेट साइज है, वो भी वेरिएबल है और लायबिलिटी साइड काफी हद तक वेरिएबल होता है, लेकिन 100% वेरिएबल नहीं होता। तो जब प्राइस बढ़े थे 22-23 के अंदर में, प्राइस बढ़े थे एसेट साइड के अंदर में, तो जो लायबिलिटी साइड है वो थोड़ा पीछे रहा था, तो मार्जिन एक्सपेंशन था। ये नॉर्मलाइज मार्जिन है जो, और यही मार्जिन आपको FY 22 के अंदर में भी दिखेंगे। पिछले अगर आप 2 साल पीछे के जाके देखेंगे तो ऐसे ही मार्जिन आपको 2022 में भी दिखेंगे। इनका कैपिटल रेज से इस मार्जिन का कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक या बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ओके, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। अभी हम अपडेट देख रहे हैं कि अच्छा खासा रिस्पांस आपके इनफैक्ट IPO को मिला है 11 बजे तक, आई थिंक 25-30% भरता हुआ। गुड लक टू यू एंड लिस्टिंग के दिन आपसे दोबारा बातचीत होगी जरूर। गुड लक। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, तो आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने देना बाकी है। रूपक, बताइए आपका तीसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड रहेगा मेरा FDC। स्टॉक ने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर आ रहा है और रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो अपसाइड में 620 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 558 पे। 558 का स्टॉप लॉस और आप 620 पर ये टारगेट रखेंगे। ओम, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा यहाँ पे टोरेंट पावर, जो कि 1709 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम यहाँ पे 1660 और टारगेट रहेगा 1800। 1800 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड, 1660 स्टॉप लॉस। देवांग? मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हार्ट ऑफ टर्म स्ट्रक्चर में पीडीलाइट खरीदने के साथ रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3190, टारगेट है 3420। 3420 का टारगेट, 3190 का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए तीनों ट्रेड्स आपके लिए अब फटाफट से पेश करेंगे जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं और फिर अंदाजा लगेगा कि कौन कहां पहुंच रहा है। रूपक ने 870 के टारगेट के लिए DLF बाय कॉल दिया, 814 स्टॉप लॉस है। EPL 296 टारगेट, 256 स्टॉप लॉस। FDC 620 टारगेट, 558 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के लिहाज से मैक्सिमम गेन्स FDC में ही बन रहे हैं 1.5% तक के। अगला पोर्टफोलियो अब ओम का आ रहा है। बर्जर पेंट 635 टारगेट, 585 स्टॉप लॉस है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 745 टारगेट, 696 का स्टॉप लॉस और 1800 के लिए टोरेंट पावर दिया, 1660 आपके लिए स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस समय सबसे ज़्यादा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 0.47 इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं देवांग के पोर्टफोलियो पर। ग्लेनमार्क लाइफ 1310 का टारगेट, 1140 स्टॉप लॉस। SBI लाइफ 2015 का टारगेट, 1885 स्टॉप लॉस और पीडीलाइट 3420 तक जा सकता है, 3190 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तीनों में सबसे शानदार ट्रेड रिटर्न्स के लिहाज से ग्लेनमार्क लाइफ साबित हो रहा है, 0.33% के गेन्स बने हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है? तो हल्की सी शुरुआत पॉजिटिव में होती हुई, लेकिन आप कह सकते हैं तीनों ही जानकार नेक टू नेक इस समय चल रहे हैं। आगे ताज़े अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे ज़रूर 1 बजे, जब मिड कैप मंत्र में रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से तो वहीं आपसे हम ये शेयर भी करेंगे। चलिए, गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। इस हफ्ते के लिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे, आप बने रहें।